नमस्ते भाई लोग, कैसे हो आप सभी। कल हमने प्रॉफिट और लॉस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। दोस्तों, पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, जिससे आपकी पढ़ाई और भी बेहतर ढंग से हो सके। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रतिशत लाभ और हानि के गणित को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ये कैलकुलेशंस उलझाऊ लगते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए, बिना देर किए पूरी एनर्जी के साथ सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक गोल्डन रूल यानी सबसे बड़े नियम को दिमाग में बिठा लेते हैं। रूल ये है, चाहे प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि, इसकी गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही की जाती है। बस इस एक लाइन को याद रखिए, क्योंकि आगे का पूरा गणित इसी एक नींव पर टिका हुआ है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले लाभ हानि का मुख्य नियम, फिर इनके फॉर्मूले, उसके बाद प्रतिशत लाभ और हानि के कुछ शानदार उदाहरण, इसके बाद हम छिपे हुए क्रय मूल्य का दिलचस्प कॉन्सेप्ट देखेंगे और अंत में खुद को टेस्ट करने के लिए कुछ बेहतरीन अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, लाभ हानि का मुख्य नियम, जो असल में हमारी सभी गणनाओं की नींव है। आप जानते ही हैं, किसी भी मजबूत इमारत के लिए उसकी नींव का पक्का होना कितना जरूरी है। गणित में भी ऐसा ही है। अगर हम इस बेसिक मापदंड को नहीं समझेंगे तो आगे की सारी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं। और वो नींव है हमारा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। इसे ऐसे समझिए, ये वो शुरुआती कीमत है जिस पर कोई चीज खरीदी जाती है। अब चाहे आपको आगे जाकर मुनाफा हो या भारी घाटा, हमारी स्टार्टिंग लाइन हमेशा यही रहेगी कि शुरुआत में जेब से कितने पैसे दिए गए। यही क्रय मूल्य हमारे हर प्रतिशत का असली बॉस है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, लाभ और हानि के सूत्र यानी हमारे गणितीय उपकरण। ये फॉर्मूले देखकर बिल्कुल मत घबराइए, ये असल में उसी गोल्डन रूल को गणित की भाषा में लिखने का एक तरीका भर है। जरा ध्यान से सोचिए, दोनों फॉर्मूले कितने मिलते जुलते हैं। दोनों के नीचे वाले हिस्से में हमारा वही पुराना क्रय मूल्य बैठा है, फर्क बस ऊपर वाले हिस्से में है। अगर मुनाफा हुआ है तो ऊपर वास्तविक लाभ लिख दीजिए और अगर घाटा हुआ है तो वास्तविक हानि। है ना एकदम आसान? बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, प्रतिशत लाभ के उदाहरण। चलिए इन फॉर्मूलों को असली जिंदगी के परिदृश्यों में लगाकर देखते हैं। फॉर्मूले तो हमने देख लिए, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इनमें नंबर्स डालते हैं। मान लीजिए कोई चीज 300 रुपए में खरीदी गई, ये हो गया क्रय मूल्य, और उसे 450 रुपए में बेच दिया गया। पहला कदम पूरा हो गया। अब दूसरा कदम बिल्कुल कॉमन सेंस है। 450 में से 300 घटाने पर हमें मिलता है 150 रुपए का सीधा सीधा वास्तविक लाभ। अब बस इसे फॉर्मूले में फिट करना है। 150 को क्रय मूल्य यानी 300 से भाग दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, और नतीजा आपके सामने है, पूरे 50% का लाभ। खुद ही सोचिए, 300 रुपए के निवेश पर 150 का मुनाफा, यानी ठीक आधा। तो ये सीधे सीधे 50% हो गया ना, एकदम सटीक और क्रिस्टल क्लियर। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी गई और उसे 1500 में बेच दिया गया। हमारे स्टेप्स बिल्कुल वही रहेंगे। सबसे पहले वास्तविक लाभ निकालते हैं, 1500 माइनस 1200 यानी 300 रुपए का फायदा। फिर वही फॉर्मूला, 300 को 1200 से भाग दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, और हमारी कैलकुलेशन बड़ी ही आसानी से 25% के लाभ पर आकर सुलझ जाती है। देखा आपने, नियम हर बार बिल्कुल एक जैसा काम करता है, चाहे वस्तु कुछ भी हो या नंबर्स कितने भी बड़े क्यों ना हो। अब रुख करते हैं हमारे चौथे भाग का, प्रतिशत हानि के उदाहरण, यानी वो स्थिति जब विक्रय मूल्य गिर जाता है। अब जरा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। क्या होगा अगर विक्रय मूल्य कम हो जाए और नुकसान उठाना पड़े? खैर, डरने की बात नहीं है, क्योंकि भले ही पैसे का नुकसान हो, हमारा क्रय मूल्य वाला मुख्य नियम अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। इस उदाहरण को देखिए। कोई वस्तु 250 रुपए में खरीदी गई, लेकिन सिर्फ 200 रुपए में बेचनी पड़ी। अब क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, तो फॉर्मूले में ऊपर की तरफ वास्तविक हानि आ जाएगी, जो है 50 रुपए। तो गणना बनेगी 50 बटे 250 गुणा 100, और इसे सॉल्व करते ही हम सीधे पहुंच जाते हैं 20% की हानि पर। नियम बिल्कुल वही है, बस गणना की दिशा मुनाफे से नुकसान की तरफ बदल गई है।
चलिए अब 5वें भाग पर आते हैं, जो थोड़ा और दिलचस्प है, छिपे हुए क्रय मूल्य। यहाँ हम कुछ जटिल परिदृश्यों को सुलझाएंगे। असल जिंदगी में हर बार क्रय मूल्य सामने प्लेट में सच कर नहीं मिलता। कई बार हमें थोड़ा जासूस बनना पड़ता है और इसे तार्किक रूप से खोजना पड़ता है। अब इस तर्क पर गौर करते हैं। किसी वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर 20 रुपए का नुकसान हुआ। जरा सोचिए, अगर 160 में बेचने पर घाटा हो रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वस्तु को इससे ज्यादा कीमत पर खरीदा गया होगा, है ना? इसलिए 160 में इस 20 रुपए की हानि को जोड़ दीजिए और लीजिए, हमें हमारा असली क्रय मूल्य मिल गया, जो है 180 रुपए। और जैसे ही हमें ये 180 रुपए का छिपा हुआ क्रय मूल्य मिल जाता है, आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। वास्तविक हानि है 20 रुपए और क्रय मूल्य मिल गया 180 रुपए। तो फॉर्मूला सेट करते हैं, 20/180 गुणा 100। इसे थोड़ा काट छाट कर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 100/9। और हमारा परिणाम आता है 11 सही 1/9%, या कह लीजिए 11.11%। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि वास्तविक दुनिया के गणित में जवाब हमेशा पूर्ण संख्याओं में नहीं आते, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी यानी छठे भाग पर, अभ्यास और स्वयं मूल्यांकन। अब वक्त है अपने नए सीखे गए कौशल को परखने का। अब बारी है इन फॉर्मूलों और उस सुनहरे नियम का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की। स्रोत सामग्री से लिए गए ये 8 अभ्यास प्रश्न आपके सामने हैं और इनमें कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण हिंट छिपे हैं। उदाहरण के लिए पुरानी टाइपराइटर मशीन वाले प्रश्न को देखिए। उसमें आपको 1200 रुपए की खरीद में 200 रुपए की मरम्मत का खर्च भी जोड़ना होगा, तभी असली क्रय मूल्य मिल पाएगा। या फिर नारंगी वाले प्रश्न में 1 रुपए में कितनी नारंगी खरीदी और बेची गई, उससे पहले प्रति इकाई मूल्य निकालना होगा, ताकि सही लाभ या हानि का पता चल सके। है ना थोड़ा ट्रिकी लेकिन मजेदार? तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बड़े ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इन सभी अभ्यास प्रश्नों में छिपे हुए क्रय मूल्य सफलतापूर्वक पहचाने जा सकते हैं? इन चुनौतियों को खुद हल करने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि असली महारत तो अभ्यास से ही आती है। ज्ञान के इस सफर का ऐसे ही आनंद लेते रहें और सीखते रहें।